चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि आखिर किस किस तरह के मिरर्स हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो हम प्लेन मिरर देखेंगे। हालांकि जेई मेन में और आईआईटी एडवांस के अंदर प्लेन मिरर के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, बट फिर भी हमें प्लेन मिरर ढंग से पढ़ना चाहिए। इसके पीछे कारण ये भी है कि प्लेन मिरर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और वही कॉन्सेप्ट हमारे आगे जाके काम भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट इज प्लेन मिरर। सब लोगों ने बड़ा प्लेन मिरर देखा ही होगा। हमारे घर में जो शीशे लगे होते हैं जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं सुबह सुबह, वो हमारा प्लेन मिरर ही है। बनने में काफी हद तक ऐसा होता है कि ऐसे ग्लास होता है, थिन ग्लास होता है, बिल्कुल पतला सा ग्लास होता है, ठीक, और बिल्कुल ऐसे पतला सा ग्लास होता है। लेट से बड़ा ये आपका पतला सा ग्लास है। ये ग्लास होता है और इस ग्लास के एक तरफ से हम पॉलिश कर देंगे, एक तरफ से हम पॉलिश कर देंगे ऐसे। पॉलिश जो होती है वो अक्सर सिल्वर की या एल्यूमिनियम की होती है, या उनके कुछ केमिकल्स होते हैं उनकी होती है। ये हमने इसको पॉलिश कर दिया। ये पॉलिश जो होती है ये अक्सर मेरे बच्चों सिल्वर या एल्यूमिनियम या उनके कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनकी होती है, और उनमें खास बात ये होती है कि ये जो भी फोटॉन्स इसमें गिरते हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। ये जो आपने ग्लास लगाया है ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो क्या कहते हैं बेटा, जो अपनी पॉलिश जो है उसको सेफ्टी देने के लिए, ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये तो सिर्फ उस पॉलिश्ड सरफेस को सेफ्टी देने के लिए। अदरवाइज रिफ्लेक्शन की जिम्मेदारी ग्लास की नहीं है, रिफ्लेक्शन की जिम्मेदारी तो नीचे जो आपने पॉलिश की है उसकी है। ट्रांसपेरेंट ग्लास तो हमने इसलिए लगाया है कि इस पॉलिश्ड सरफेस तक लाइट पहुंच जाए और यहां से रिफ्लेक्ट होते हुए लाइट वापस बाहर निकल जाए। तो रिफ्लेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पॉलिश्ड सरफेस की। इसमें से ये जो सामने वाली सरफेस है इसको हम रिफ्लेक्टिंग साइड बोलेंगे, इसे हम रिफ्लेक्टिंग साइड बोलेंगे, और इस दूसरे वाले साइड को हम पॉलिश्ड साइड बोलेंगे। आप इसे पॉलिश्ड साइड भी कह सकते हो या फिर डार्क साइड भी कह सकते हो। डार्क साइड इसलिए कि आपको जो भी लाइट गिरानी है, जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरफ से होना है, इस तरफ से किसी प्रकार का कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा। जो भी लाइट के फोटॉन्स आएंगे वो बड़ा यूं आकर ऐसे निकल जाएंगे, और ये सारे के सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस इधर वाले सरफेस की है। इधर वाले सरफेस से किसी प्रकार का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हम डायग्राम के अंदर इस प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऐसे सिंपल यूं कर दिया और ऐसे हम यूं कर दें। तो ये साइड आपकी डार्क साइड या पॉलिश्ड साइड होगी, और ये वाली साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। जो भी लाइट गिरानी है वो इस रिफ्लेक्टिंग साइड पे गिराइए, लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होंगे, ये हो जाएंगे। तो ये हमारा प्लेन मिरर है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, कुछ सवाल करते हैं। सवाल मोस्टली ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है, कोई ऐसे बहुत हाई फाई सवाल नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल सा सवाल है। सुनिएगा, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस है, वही बड़ा 9th-10th क्लास की ज्योमेट्री है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए सुनिए। हमारे पास दो मिरर हैं। एक मिरर बेटा ये रहा, इस मिरर को मैं एक बार के लिए M1 कह दूं, और हमने इसको बेटा ऐसे पॉलिश कर रखा। ठीक है, एक दूसरा मिरर है, दूसरा मिरर जो है वो ऐसे पहले वाले मिरर के साथ कुछ एंगल बना के है। ये एंगल इन दोनों के बीच का है थीटा। इस मिरर को मैंने M1 बोल दिया बेटा, मैं इस मिरर को एक बार के लिए M2 बोल रहा हूं। ठीक है, अब लाइट देखिए बेटा कैसे आती है। लाइट जो है वो एक्चुअली ऐसे आ रही है,
लाइट जो है वो यूं आ रही है, ऐसे, लाइट यूं आ रही है ऐसे। लाइट जो है बेटा वो M2 के पैरेलल आ रही है ऐसे, ऐसे। ये लाइट जो है इट इज पैरेलल टू M2। इस M2 मिरर के पैरेलल लाइट आ रही है। पहले ये M1 से स्ट्राइक करती है, फिर M2 से स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद M1 के पैरेलल निकल जाती है, M1 के पैरेलल निकल जाती है। मैं इसको चलो तो मैं डायग्राम में भी दिखा देता हूं। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट बेटा यूं जाती है, एक रिफ्लेक्शन और होता है, और उसके बाद ये जो रे है ये ऐसे निकल जाती है। फाइनली जब रे यूं निकल रही है उस टाइम पर इट इज पैरेलल टू M1। आते वक्त पैरेलल टू M2 और जाते वक्त पैरेलल टू M1, और दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है, एक बार M1 से और एक बार M2 से। सिंपल सवाल पूछ रहा हूं बेटा, फाइंड एंगल थीटा। दोनों मिरर्स के बीच में कितना एंगल है ये बताइए। कर देंगे बेटा, बिल्कुल कर देंगे। सिर्फ ज्योमेट्री, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये वाली लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है बेटा, दिस एंगल ऑल्सो शुड बी इक्वल टू थीटा। समझ तो गए होंगे इस बात को? नहीं समझो तो मैं फिर से बोलता हूं बेटा, ये लाइन तो कॉमन है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल इट मींस दैट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर एक नॉर्मल बना दिया, मैंने यहां पर एक नॉर्मल बना दिया ऐसे। अब नाउ वी नो इट वेरी वेल कि सरफेस और नॉर्मल के बीच टोटल एंगल 90 होता है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। अब इस पूरे के पूरे सवाल में फिजिक्स तो सिर्फ एक लाइन की है, और वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा। फिर से सरफेस और नॉर्मल के बीच टोटल एंगल 90 है, जिसमें से अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल आपका थीटा है। आप अगली बार डायरेक्ट बोल सकते हो कि इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब सुनना बेटा, हमारा काफी हद तक काम बन चुका है। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, अच्छी बात है। अब एक बात और, ये वाला M1 और फाइनल जो रे है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और अगर आपस में दोनों पैरेलल हैं तो इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। वैसे तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई है, लेकिन चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये लाइन तो कॉमन है, ये लाइन तो कॉमन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है। अगर दिस लाइन आर पैरेलल, ये वाला लाइन बेटा आपकी कॉमन है, तो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका थीटा। फिर से वही कहानी, सेम कहानी रिपीट ही हो रही है। हम बड़े आराम से इत्मीनान से कह सकते हैं कि ये सरफेस है, ये नॉर्मल है। सरफेस और नॉर्मल के बीच टोटल एंगल जो है वो 90 होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। फिजिक्स तो सिर्फ एक लाइन की है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम एंगल बनाएंगे। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा। फिर से वही कहानी कि नॉर्मल और सरफेस के बीच टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। हमारा मोस्टली काम बेटा बनी चुका है। इस ट्राइंगल को जरा गौर से देखिए तो थीटा 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 3 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो जो सवाल के अंदर सिचुएशन दे रखी है वो सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब दोनों मिरर्स के बीच में एंगल आपका 60 डिग्री होगा। नॉट टफ, नॉट टफ, बढ़िया है। इसी में एक काम और करो मेरे बच्चों, इसमें एक छोटा सा काम और करो, और वो ये है कि फाइंड टोटल डेविएशन। इस केस में टोटल कितना डेविएट हुई है रे ये पता करो।
मेरे ख्याल से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चलो मैं करता हूं। सुनना बेटा, सबसे पहले आपकी जो रे थी ना, वो जा तो यूं रही थी। अगर ये रिफ्लेक्शन ना होता तो रे तो जा यूं रही थी। इस रिफ्लेक्शन ने क्या किया कि इस रे को इधर की तरफ रोटेट कर दिया। ये जो रे यूं जा रही थी इसको ऐसे घुमा दिया, डेविएट कर दिया। काश मैं ये वाला डेविएशन लिख पाऊं। बच्चे बोलेंगे सर बहुत सिंपल, बड़े आराम से बोल सकते हैं हम ये वाली बात कि ये वाला डेविएशन कितना होगा। ये वाला डेविएशन कितना होगा हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री आ चुका है तो बेटा ये वाला एंगल कितना आ चुका है 30। ये वाला एंगल आ चुका है 30, बेटा ये वाला एंगल फिर से आ चुका है 60। मैं तुम्हें डेविएशन का फॉर्मूला सिखा चुका हूं 180 डिग्री माइनस 2i। बेटा डेविएशन का क्या फॉर्मूला सिखा चुका हूं, यहां नहीं लिखते। डेविएशन का मैं आपको फॉर्मूला सिखा चुका हूं बेटा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा वो कितना है 30 डिग्री। बेटा मेरे पास डेविएशन आ गया 120 डिग्री। ये वाला डेविएशन मेरे पास 120 डिग्री है। डायरेक्शन में ध्यान रखना, ऐसे डेविएट किया है, ऐसे 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 मतलब क्लॉकवाइज। आप ज्योमेट्री से बोल सकते हो कि सर टोटल एंगल यहां से यहां तक का 180 है, जिसमें से 30 ये 60 ये है, तो ये वाला एंगल तो 120 आना ही था। तो टोटल डेविएशन अगर निकालना है तो टोटल डेविएशन के लिए मैं बहुत क्लियरली इस बात को बोल दूं कि टोटल डेविएशन के अंदर कोई ना कोई बेटा 2 बार डेविएशन होगी। एक बार डेविएशन यूं हुई, एक बार डेविएशन और होगी। कैसे, सुनना। अगली बार आपकी जो रे है वो यूं जा रही थी और यूं जाती हुई जो रे है उसको आपने यूं पलट दिया, तो एक बार डेविएशन और हो रहा है, एक बार बड़ा डेविएशन और हो रहा है। तो अगला डेविएशन आपके पास ये है, मैंने इसको डेल्टा 2 बोल दिया। पहला वाला डेविएशन भी क्लॉकवाइज, अगला वाला डेविएशन भी क्लॉकवाइज, ऐड कर दो। पहला वाला डेविएशन हम निकाल चुके हैं कि 120 डिग्री आया है, प्लस दूसरा डेविएशन और निकाल लेते हैं। चलो बड़ा निकाल लेते हैं। थीटा बड़ा 60 था, थीटा अगर 60 था तो आपका 90 माइनस थीटा बड़ा कितना आ गया 30 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना आ गया 30 डिग्री। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये टोटल एंगल आपका 180 है, जिसमें से 60 डिग्री ये है, तो अगला डेविएशन भी आपका 120 डिग्री है। पहला वाला डेविएशन 120 डिग्री क्लॉकवाइज, अगला वाला डेविएशन भी 120 डिग्री क्लॉकवाइज। आप बड़े इत्मीनान से कह सकते हो कि टोटल डेविएशन जो है वो 240 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। 240 डिग्री क्लॉकवाइज, 240 डिग्री क्लॉकवाइज बोल दो या 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, एक ही बात है। या फिर 360 डिग्री माइनस 240 बड़ा कितना होता है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, मैं इस बात पर एक बार एक तरीके से और समझाता हूं, सुनना बेटा, इस बात को आराम सुनना। एक्चुअल जो रे आ रही थी वो आपकी यूं थी। एक्चुअल जो रे आ रही थी वो यूं थी। दो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जा रही है वो यूं जा रही है। एक्चुअल जो रे आ रही थी वो यूं आ रही थी और दो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जा रही है वो यूं जा रही है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस इज योर डेविएशन, दिस इज योर नेट डेविएशन। सर मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो, ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। अगर ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है तो दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट विद 60 डिग्री। टोटल एंगल आपका 180 है, ये 60 है, तो बड़ा कितना आ गया 120 डिग्री। आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि डेविएशन है 120 डिग्री। कैसे? कैसे? एंटी क्लॉकवाइज है। यूं होता तो क्लॉकवाइज, ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डेविएशन है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। या फिर कोई बच्चा कह सकता है कि सर आने वाली रे यूं है, जाने वाली रे यूं है, सर इसको डेविएशन बोल दो। बड़ा बोल तो सकते ही हो। ये कितना होगा? ये होगा 180 तो ये और 60 ये, 180 एंड 60 बेटा कितना हो गया 240। तो आप कह सकते हो कि ये आ गया 240 डिग्री क्लॉकवाइज। 240 डिग्री क्लॉकवाइज बोलना या 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलना, एक ही बात। तो ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है, कोई बहुत इतना हाई फाई सवाल नहीं है। ठीक है, ऐसा ही एक ज्योमेट्री बेस्ड सवाल अपन और करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों
एक सवाल और करते हैं। सवाल ऐसा है कि फिर से आपके पास बेटा दो मिरर्स हैं। ये एक मिरर M1, ठीक है, और ऐसा ही एक मिरर और है। दोनों मिरर्स के बीच में एंगल है थीटा। वो मिरर है M1, ये मिरर है M2। दोनों के बीच में एंगल है थीटा। कोई रे है बेटा, ऐसे आती है, कोई रे है ऐसे आती है। ऐसे आने के बाद अच्छा, जब आती है तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमें सवाल के अंदर गिवन है कि इट इज आई। ऐसे आने के बाद जो रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं निकल जाती है, फिर ऐसे जाती है। यहां पर भी मैं एक बार नॉर्मल बना देता हूं, नॉर्मल ऐसे लेट से, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे जो है वो यूं निकल जाती है, वो ऐसे निकल जाती है, फाइनली ऐसे निकल जाती है। ठीक, इस बार बेटा रे है ना ऐसे निकल गई है, जरूरी नहीं कि M1 के पैरेलल निकली हो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, चलिए बच्चों, रे यूं आई, यहां रिफ्लेक्ट हुई, फिर ऐसे निकल गई। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है, फाइंड टोटल डेविएशन। रे में कितना टोटल डेविएशन हुआ है ये निकालते हैं। सबसे पहली बात तो देखो फिजिक्स क्या कहती है कि अगर ये वाला एंगल आई तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका आई। पहली बार डेविएशन तो ऑफ कोर्स वही है, जो आपकी रे थी वो अगर कोई रिफ्लेक्शन ना होता तो रे तो आपकी ऐसे निकल जाती। रिफ्लेक्शन होने के कारण ऐसी जो रे जा रही है उसको आपने इधर की तरफ डेविएट कर दिया है। ये मेरा Δ1 है, बहुत आसान है इसको लिखना। टोटल एंगल पाई है, इसमें से 2i तो ये हो गया, तो ये Δ1 तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये मेरे पास पाई माइनस 2i है। ठीक है, आगे चलते बेटा, ये वाला एंगल i है तो ये वाला एंगल ऑब्वियस बात है कि 90 माइनस i है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। चलो मैं इसको एक बार के लिए x मान लेता हूं, तो मेरे पास आ गया थीटा प्लस 90 माइनस आई प्लस x शुड बी इक्वल टू 180। इससे मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 90 माइनस आई माइनस थीटा। मैंने सही तो लिखा, तो ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 90 माइनस आई माइनस थीटा। अब सुनना इस बात को, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है। नॉर्मल और सरफेस के बीच टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस आई माइनस थीटा है तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल मेरे पास आई माइनस थीटा है। ये तो सब ज्योमेट्री है, फिजिक्स तो सिर्फ एक लाइन की है, और वो ये है कि अगर ये वाला एंगल आई माइनस थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका आई माइनस थीटा है। और हाँ, फिर से जो रे यूं जा रही थी, जो रे यूं जा रही थी, उस रे को आपने फिर से डेविएट कर दिया है, मोड़ दिया है ऐसे। ये मेरा डेविएशन नंबर 2 है, Δ2। ये मेरा डेविएशन नंबर 2 है। मुझे आपने पूछा है कि बताओ नेट डेविएशन क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि सर नेट डेविएशन विल बी, पहला वाला डेविएशन भी क्लॉकवाइज है, अगला वाला डेविएशन भी क्लॉकवाइज है, तो जोड़ ही देता हूं Δ1 प्लस Δ2। पहला वाला डेविएशन तो हम लिख चुके हैं, दैट इज पाई माइनस 2i प्लस दूसरा और लिखते हैं। सर ये डेविएशन क्या होगा, बेटा इसको तुम फॉर्मूला जानते हो, पाई माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो फॉर्मूला बेटा, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई माइनस थीटा। मेरे पास आ गया दैट इज पाई माइनस 2 टाइम्स
मेरे पास आ गया दैट इज 2 पाई बटा 2i तो जो x है बेटा उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं बेटा 180 माइनस 90 तो कितना हो गया 90 माइनस बेटा उधर जाएगा थीटा माइनस आई। चेक ना बेटा, हाँ यही है। तो ये जो एंगल है ये मेरे पास आ गया 90 माइनस थीटा माइनस आई। नॉर्मल और सरफेस के बीच टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल अगर मेरे पास 90 माइनस थीटा माइनस आई है तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल मेरे पास थीटा माइनस आई आएगा। फिजिक्स तो एक लाइन की है कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। फिर से अगर नोटिस करो तो इस अगले रिफ्लेक्शन ने भी लाइट को डेविएट कर दिया। जो लाइट आपकी यूं जा रही थी वो डेविएशन के बाद यूं जा रही है। इस डेविएशन को मैंने लिख दिया डेल्टा 2, लिख दिया डेल्टा। अब हम जानते हैं कि नेट डेविएशन कैसे लिखना है। नेट डेविएशन इज ऑफ कोर्स पहली वाले मिरर ने डेविएशन किया है इस तरह से क्लॉकवाइज, अगले वाले मिरर ने भी डेविएशन किया है इस तरह से क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो। नेट डेविएशन विल बी सिंपली डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 बेटा हम लिख चुके हैं पाई माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस डेल्टा 2 पाई माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ बेटा डेल्टा 2 लिखना, मैं यहां पे लिख दूं पाई माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे ये रही, नॉर्मल आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में एंगल जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑफ कोर्स थीटा माइनस आई। ठीक है, तो पाई माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा माइनस आई। बेटा मेरे पास आ गया दैट इज पाई माइनस 2y प्लस पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2y। बेटा आई से तो आई कैंसिल हो गया एंड दैट कम्स आउट बी 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। नेट डेविएशन जो है मेरे पास वो आ गया 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि ना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कि ये जो नेट डेविएशन है ना ये सिर्फ और सिर्फ दोनों मिरर्स के बीच के एंगल पर डिपेंड कर रहा है। इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है इस पर डिपेंड कर रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुरुआत वाला कितना था उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अच्छा रिजल्ट है। लिखने को आप लिख सकते हो कि इट इज independent of angle of incidence। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट है। अच्छा मैं इस रिजल्ट को हल्का सा दिखाना भी चाहता हूं आपको ना, मैं बड़ा आपको दिखाना भी चाहता हूं। सुनिएगा, मैं थोड़ा कलर अलग यूज कर लूं। ठीक है, देखो जब एक्चुअल में रे आ रही थी तो वो ये वाली थी, यही थी ना, और दो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जा रही है वो ये वाली है। अब डेविएशन जो है वो आप इसको भी कह सकते हो और ऑफ कोर्स इसको भी कह सकते हो। ये वो है जो क्लॉकवाइज है, रे क्लॉकवाइज तो ये रही बेटा 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो दिस एंगल इज 2 पाई माइनस 2 थीटा। अच्छा बेटा टोटल एंगल आप जानते हो 2 पाई होता है, तो पक्की बात है कि ये एंगल अगर 2 पाई माइनस 2 थीटा है तो ये वाला एंगल आपका 2 थीटा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज 2 थीटा। सो डेविएशन के दो आंसर आ गए बच्चे, 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज या फिर 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी आती हुई रे इस तरफ मुड़ गई है। आप चाहो तो डेविएशन को बेटा 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज लिख दो या 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, एक ही बात है। आई होप ज्योमेट्री बेस्ड सवाल थे, समझ में आएगी होंगे। और ज्योमेट्री बेटा कौन सी, वो जो 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं मोर और लेस वही ज्योमेट्री है, उससे ज्यादा कोई खास ज्योमेट्री इसमें नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक बड़ा छोटा सा पॉइंट हमारे काम का है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।
हालांकि हम फिलहाल थोड़ा बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लेवल पे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमारे बहुत तगड़े तगड़े सवाल के अंदर आगे जाके भी काम आएगी। सीख हम भले अभी रहे हो लेकिन हमेशा काम आएगी। ठीक, दिस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सेज दैट कि किसी मिरर पर अगर कोई लाइट, अच्छा एक बात बोल दूं, ये वाली बात हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी शब्द अब यूज कर रहा हूं, बाकी मैं चीज पहले से पढ़ चुके हैं। अगर किसी मिरर सरफेस पर कोई भी लाइट अगर नॉर्मली गिरती है, नॉर्मली गिरती है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो इस केस में रे जो है जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर पलट के लौट जाएगी, एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लिखना चाहो बड़ा एक लाइन लिख सकते हो। इफ लाइट रे strikes a mirror surface normally, then, अच्छा मैडम नॉर्मली का अर्थ मैं साइड में लिख दूं। नॉर्मली मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 है, देन the ray will retrace its path back। जिस रास्ते से बड़ा रे आई थी उसी रास्ते पे पलट के वापस लौट जाएगी। बस ठीक है, इतनी सी बात। चलिए बच्चों, इस पे हम 2 सवाल करते हैं, अच्छे अगेन ज्योमेट्रिकल सवाल हैं, कोई बहुत ऐसे बड़ा हाई फाई सवाल नहीं, सिंपल ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं और डुएबल है। ठीक है, चलो आपके पास बेटा 2 मिरर्स हैं। पहला मिरर बेटा ये रहा, इस मिरर को मैं एक बार के लिए M1 कह दूं, ये बेटा इसकी पॉलिश्ड सरफेस, एक दूसरा मिरर और है, इस दूसरे मिरर को मैं M2 कह रहा हूं। इस दूसरे मिरर को मैं M2 कह रहा हूं। इनके बीच में एंगल मुझे निकालना है, ठीक। बड़ा मुझे एंगल निकालना है। अब देखना, बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल में बेटा मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई रे है जो यूं आई है, ऐसे आई है। ये जो रे आई है, मैं पहले बोल दूं कि ये पैरेलल टू M1 है, M1 के पैरेलल है। ठीक है, टकराए किस पे? M2 पे, लेकिन किसके पैरेलल है? M1 के। सवाल में गिवन है। सवाल बेटा ये है कि फाइंड एंगल थीटा सच दैट आफ्टर reflection by M1, ray retraces its path back। जैसे ही रे M1 पर स्ट्राइक करेगी, उसके बाद रे जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पलट के लौट जाएगी। सर रे तो अभी आपने M2 पे गिरती हुई दिखाई है, बेटा अभी M2 पे गिर रही है, उसके बाद तो M1 पे गिरेगी। M1 पर गिरने के बाद तो क्या होता है कि जिस रास्ते से रे आई है उसी रास्ते पलट के वापस लौट रही है। ये सवाल के अंदर लिखा हुआ है। तो पक्की बात है कि M1 पर रे जो है वो नॉर्मली गिर रही है। बेटा कैसे गिर रही है? नॉर्मली गिर रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहना चाहिए? 0। तो चलिए, इसका मतलब जरूर रिफ्लेक्शन के बाद, अच्छा M2 से रिफ्लेक्शन हुआ, जरूर M2 से रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है जैसे ही M2 पे स्ट्राइक की, ये स्ट्राइक पक्की बात है कि ऐसे नॉर्मली कर रही है, नॉर्मली कर रही है। और अगर नॉर्मली कर रही है तो यही आपकी इंसिडेंट रे है, यही आपका नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0। तो डेविएशन कितना हो गया? पाई। जैसे डेविएशन पाई हुआ तो इस बात का अर्थ है कि जिस रास्ते से रे आई है उसी रास्ते पे पलट के लौट जाएगी। फिर ये रे यूं जाएगी, फिर वापस यूं जाएगी। तो जिस रास्ते से रे आई, यहां पर टकराने के बाद उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। टोटल डेविएशन आपका पाई होगा। लेकिन मुझे एंगल थीटा निकालना है। वेरी सिंपल,
अगर ये एंगल थीटा, यू कैन से दैट कि ये वाला एंगल थीटा। बेटा समझ तो आई क्या होगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं। ये वाला लाइन तो चलिए कॉमन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, चलिए दो पैरेलल लाइन है। अगर ये वाला एंगल थीटा तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल भी आपका थीटा। चलिए अब आगे तो बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारी छोटी मोटी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है। ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया। नाउ आई नो इट वेरी वेल कि सरफेस और नॉर्मल के बीच टोटल एंगल 90 होता है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा। फिजिक्स तो एक लाइन की है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला एंगल भी आपका 90 माइनस थीटा। सरफेस और नॉर्मल के बीच टोटल एंगल 90 होता है। तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल आपका थीटा। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ऑफकोर्स ये दोनों एंगल भी तो बराबर ही होंगे, डायरेक्ट भी कह सकते थे। अब तो बड़ा सिर्फ छोटी सी ज्योमेट्री बची है। दिस एंगल इज ऑलरेडी 90, वी कुड से कि दिस प्लस दिस शुड बी 180। थीटा प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180। थीटा बेटा सॉल्व करते मेरे पास आ गया 45 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर इस केस में टोटल डेविएशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हुए? 3 हुए बेटा टोटल रिफ्लेक्शन। देखो काउंट करो, पहला, दूसरा, वापस जाते वक्त वापस से तीसरा। और तीनों रिफ्लेक्शन के बाद मैं बिल्कुल श्योर हूं कि नेट डेविएशन जो है वो बेटा कितना आएगा? पाई आएगा। वो तुम समझ ही गए होंगे क्योंकि आते वक्त रे यूं थी, आते वक्त तो रे यूं थी, जाते वक्त रे यूं है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि नेट डेविएशन जो है वो तो पाई आएगा, तो पाई आएगा। चलिए बच्चों, ये सवाल तो मैंने करा। बिल्कुल इसके जैसा एक सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, बिल्कुल इसके जैसा मैं एक सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं। बस ज्योमेट्री थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, वो तो बेटा तुम हैंडल करोगी। और ज्योमेट्री तो तुम देख ही रहे हो, कोई ऐसे 11th-12th क्लास की ज्योमेट्री थोड़ी है भाई, 9th-10th क्लास वाली ज्योमेट्री है। आपके पास 2 मिरर्स हैं। ये मेरे पास एक मिरर M1, ये बेटा इसकी पॉलिश्ड सरफेस, और एक मिरर और है। ये एक मिरर और है। ये मिरर आपका M2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका जो एंगल है वो थीटा है। अब जो रे आ रही है, एक बार बेटा चेक करना कैसे आ रही है। जो रे आ रही है वो ऐसे आ रही है। मैं रे के साथ लिख भी दूं कि रे जो है वो M2 के पैरेलल आ रही है। इट इज कमिंग पैरेलल टू M2। अब इसके जो भी ज्योमेट्रिकल अर्थ हो वो निकाल लेना। M2 ये रहा, इसके के पैरेलल बेटा ये वाली रे आ रही है। अब ये M1 से टकराती है, फिर M2 से टकराती है, फिर M1 से टकराती है, और जब M1 से दूसरी बार टकराती है, पहली बार तो ये हो गया, अगली बार कब? यूं गई फिर यूं आई। जब अगली बार M1 से टकराती है तो उसके बाद ये अपना पाथ रिट्रेस बैक करना स्टार्ट करती है। कब अपना पाथ रिट्रेस बैक करना स्टार्ट करती है? जब ये M1 पर स्ट्राइक करती है दूसरी बार। पहली बार तो अभी कर रही है, एक बार और करेगी। कब? पहले M2 पे, सॉरी पहले M1 पे, फिर M2 पे, फिर वापस से M1 पे। जब अगली बार M1 पर रे स्ट्राइक करती है तो उसके बाद अपने पाथ को रिट्रेस बैक करना स्टार्ट करती है। आपको बताना है कि एंगल थीटा कितना होगा। तो चलिए बेटा सवाल लिख दूं। If ray retraces its path back, जैसे ही मैंने retraces its path back लिखा तो तुम समझ गए कि पक्की बात है कोई नॉर्मल इंसिडेंस की कहानी है। If ray retraces its path back when it strikes M1,
फॉर सेकेंड टाइम फाइंड एंगल थीटा। बेटा दोनों मिरर के बीच का एंगल निकालो, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल निकालो, इतना सा काम। चलिए बच्चों करते हैं इसको सॉल्व। कहानी के हिसाब से अगर देखें तो पहले रे जो है वो M1 से टकराती है, फिर M2 से टकराती है, फिर उसके बाद फिर से M1 से टकराती है। और जब अगली बार M1 से टकराती है तो उसके बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर रही है। तो रिट्रेस बैक तो तभी करेगी ना जब उस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, या फिर कहें सरफेस के साथ एंगल 90 होगा, नॉर्मल इंसिडेंस होगा। बस इतनी बात, बाकी तो ज्योमेट्री है, कर लेंगे। अब सुनना, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ये तो आप समझ गए बच्चों, ये लाइन तो कॉमन है। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा, बेटा फिर से वही कहानी, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आपका वापस से थीटा। यहां तक ठीक है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होना चाहिए पूरा पूरा, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 180। तो 90 प्लस थीटा प्लस अननोन शुड बी इक्वल टू 180। तो बेटा अननोन कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं अब हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि ये तो आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया होगा वो, और रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया होगा वो दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी सेम, और टोटल एंगल हमारे पास है 90 माइनस थीटा। तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2। ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2। 90 माइनस थीटा अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। टोटल एंगल 90 माइनस थीटा था। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका बीचों को बीच नॉर्मल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, तो दोनों 90 माइनस थीटा अपॉन 2 हो गए, दैट इज 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब सुनना, ये नॉर्मल और ये सरफेस, नॉर्मल और सरफेस के बीच टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? चलो मैं इस एंगल को x मान लेता हूं। मैं कह सकता हूं कि x, ये वाला एंगल x प्लस ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। नॉर्मल और सरफेस के बीच टोटल एंगल 90 होना चाहिए, जिसमें से ये वाला एंगल मेरे पास 45 माइनस थीटा बाई 2 है, ये वाला मेरे को निकालना है x, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, बेटा कितनी आ गई है 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। तो ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास आ गया है 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। अब तो सिर्फ एक काम करना है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू 180। हमारा आंसर आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 180। मेरे पास आ गया 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दैट गिव्स मी द रिक्वायर्ड आंसर, थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। तो इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल होना चाहिए बेटा वो इस केस में कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा आंसर है। अच्छा एक बात तो, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हुए कितने आपने काउंट तो कर लिए होंगे। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा, 3 रिफ्लेक्शन, फिर और भी हुए हैं, वापस जाएगा तो ये चौथा, ये 5वां, कुल मिलाकर 5 रिफ्लेक्शन हुए। अच्छा एक बात और, आते वक्त रे जो है वो यूं आ रही है,
इन पांचों रिफ्लेक्शन के बाद रे यूं जा रही है। आते वक्त रे यूं आई, जाते वक्त रे यूं जा रही। कोई हमसे पूछे कि नेट डेविएशन कितना हुआ है तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि नेट डेविएशन तो आपका 180 डिग्री हुआ है, पाई रेडियन हुआ है। ठीक है, आसान सा सवाल है बेटा, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, हेडिंग लिखिएगा, और रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। नेक्स्ट इज बेटा रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। छोटा सा टॉपिक है, सुनिए। मान लीजिए कि बच्चों आपके पास कोई मिरर है इस तरह से, और ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस। ये मान लीजिए कि आपका कोई नॉर्मल है और कोई रे है जो इस तरह से आ रही है। ऐसे आ रही है। इस रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है, लेट्स से दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स दैट इज आई। और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे ऐसे निकल गई। ये वाला एंगल अगर आई तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका आई। ये इंसिडेंट रे है और ये ऑफ कोर्स बेटा आपकी उसकी रिफ्लेक्टेड रे है। मैं इसको I1 कह दूं तो ये आपका R1 है। अब मैंने क्या किया कि इंसिडेंट रे को इस तरह से रोटेट किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो। मतलब इस इंसिडेंट रे को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। ऐसे रोटेट करूंगा तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ेगा। तो मैंने रे को थोड़ा सा रोटेट किया है और ये इस इंसिडेंट रे की नई पोजीशन है, ऐसा मान लीजिए। तो मैंने, ये मेरी नई इंसिडेंट रे है और पहली वाली इंसिडेंट रे से थोड़ी दूर है, ये लेट से एंगल आपका थीटा है। तो जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एज यू कैन सी दैट कि नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I प्लस थीटा। नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I प्लस थीटा हो गया है तो नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो I प्लस थीटा होना चाहिए। और नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर I प्लस थीटा होना चाहिए तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी बेटा ऐसे निकल जाएगी और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू I प्लस थीटा। If this was the initial incident ray, this was your initial reflected ray. If this is your final incident ray, this is your final reflected ray. And if this angle is I plus theta, this angle is I, of course this angle is your theta. तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर हम इंसिडेंट रे को यूं रोटेट करेंगे तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे यूं रोटेट होगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आपने इंसिडेंट रे को रोटेट किया है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुआ है ऐसा। बेटा कैसे? क्लॉकवाइज। हाँ, बराबर एंगल से रोटेट हुए, ये वाली बात मैं आपकी मानता हूं। तो ऐसे में अगर आप मुझसे फॉर्मूला पूछो तो मैं फॉर्मूला कह सकता हूं कि एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे इज नेगेटिव ऑफ एंगल रोटेटेड बाय इंसिडेंट रे। और ये जो माइनस साइन है इसका सिग्निफिकेंस आप लोग जानते हो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर या फिर अपोजिट सेंस के अंदर रोटेट कर रहे हैं। जब एंगुलर चीजें बोलते हैं तो डायरेक्शन की बजाय कई बार हम सेंस बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अपोजिट सेंस के अंदर रोटेट कर रही है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। फेयर एनफ, बहुत ही आसान सी बात थी। अगर मैं दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूं, एंगल को अगर टाइम से डिवाइड करोगे, एंगल रोटेटेड को अगर तुम टाइम से अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो आप ये भी कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज नेगेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। Angular velocity of reflected ray is negative of angular velocity of incident ray. Fair enough? ठीक है, आसान सा काम था, आसान सा रिजल्ट भी था, कोई इतना बहुत हाई फाई रिजल्ट तो नहीं है, आसान सा रिजल्ट है। चलिए बच्चों,
नेक्स्ट थोड़ा सा टफर, इफ मिरर इज और रोटेटेड, अगर मैं मिरर को रोटेट करूं तो क्या होगा, अगर बेटा मैं मिरर को रोटेट करूं तो क्या होगा। तो चलिए सुनिए क्या सिचुएशन है। आपके पास बेटा मिरर ऐसे पड़ा है, ये मिरर की एक तरह से इनिशियल पोजीशन है, ये बेटा पॉलिश्ड साइड है, इस मिरर की पोजीशन को मैंने M1 बोल दिया है। मिरर ऐसे है तो ये उसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, इस मिरर का ये नॉर्मल है, उसको मैंने M1 लिख दिया, तो इसको मैंने एक बार के लिए N1 लिख दिया। इस बार मैं इंसिडेंट रे को फिक्स कर रहा हूं, इस बार मैं इंसिडेंट रे को तो फिक्स कर रहा हूं, इंसिडेंट रे को बड़ा मैं मूव नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो लेट्स से आपकी जो इंसिडेंट रे है वो ऐसी है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और मैं बोल देता हूं कि ये जो इंसिडेंट रे है ये फिक्स है, और नॉर्मल के साथ लेट्स से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका आई है। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी, आप बोलोगे सर रिफ्लेक्टेड रे अगर ये एंगल आई तो वो भी एंगल आई पे ऐसे कहीं होगा। दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे, मैं इसको एक बार के लिए R1 लिख देता हूं, एंड इफ दिस एंगल इज आई, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी आई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मिरर को रोटेट कर रहा हूं। अब सुनना इस बात को, मिरर जो है वो ऐसे है और नॉर्मल ऐसे है, मैं मिरर को यूं रोटेट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं मिरर को यूं रोटेट करूंगा ना तो नॉर्मल भी रोटेट नहीं होगा, नॉर्मल तो वहीं पड़ा रहेगा। मिरर को अगर ऐसे रोटेट करोगे, उसी के प्लेन में अगर रोटेट करोगे तो नॉर्मल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मिरर को तुम ऐसे रोटेट करोगे तब जाके आपका नॉर्मल रोटेट होगा। तो आप मिरर को कैसे रोटेट कर रहे हो, ऐसे रोटेट कर रहे हो कि नॉर्मल भी रोटेट हो। मिरर को उसके प्लेन में अगर रोटेट करोगे तो किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बेटा थोड़ा सा खतरों से खेलेंगे और हम तो इस तरह से रोटेट करेंगे जैसे नॉर्मल भी रोटेट हो। तो नई वाली मिरर की जो पोजीशन है वो लेट से मेरे बच्चों ये रही, एक मिनट, नई वाली मिरर की जो पोजीशन है वो लेट से मेरे बच्चों ये रही, ये नई वाली मिरर की पोजीशन है, मैं इसको M2 कह रहा हूं। और ये पुराने वाले मिरर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के है, मैंने इस बार मिरर को रोटेट कर दिया एंगल थीटा। अगर मिरर रोटेट कर गया है एंगल थीटा तो नॉर्मल भी तो रोटेट करेगा, नॉर्मल तो मिरर के साथ साथ ही रोटेट करेगा। तो आप कह सकते हो कि नया वाला नॉर्मल जो होगा इट विल बी लाइक दिस, ये आपका नया वाला नॉर्मल है, इसको ने बोल दिया N2। इंसिडेंट रे को चेंज नहीं किया मैंने इंसिडेंट रे को तो हिलाया नहीं, लेकिन फिर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया है। सर कैसे, इंसिडेंट रे तो फिक्स है, भले इंसिडेंट रे फिक्स हो लेकिन आपका नॉर्मल तो रोटेट कर गया है। और नॉर्मल जरा चेक करो बेटा कितना रोटेट किया है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर मिरर अगर एंगल थीटा रोटेट किया है तो नॉर्मल भी तो एंगल थीटा ही रोटेट करेगा। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि नया वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नया वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपके पास आ गया है I प्लस थीटा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I प्लस थीटा आ गया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो I प्लस थीटा ही आना चाहिए बेटा, I प्लस थीटा ही आना चाहिए। तो ऐसे केस में हमारी जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे होगी इट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी द न्यू रिफ्लेक्टेड रे। और इसका एंगल नए वाले नॉर्मल से कितना होना चाहिए, I प्लस थीटा। नए वाले नॉर्मल से ये एंगल होना चाहिए I प्लस थीटा। सर पहले रिफ्लेक्टेड रे ऐसे थी, अब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, सर दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में कितना एंगल है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना, I प्लस थीटा टोटल यहां से यहां तक का एंगल हो गया है 2I प्लस 2 थीटा, जिसमें से ये I ये कितना हो गया है 2I।
2i प्लस 2 थीटा में से 2i को माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आपका आ गया है। ये वाला एंगल कितना आ गया है? 2 थीटा आ गया। सो दिस एंगल हैज कम आउट टू बी 2 थीटा। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर मैंने मिरर को एंगल थीटा रोटेट किया है क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी एंगल उसी तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन एंगल थीटा नहीं, एंगल 2 थीटा। तो आप कह सकते हो कि एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे इज 2 टाइम्स एंगल रोटेटेड बाय मिरर। सर माइनस क्यों नहीं लगा रहे? बेटा माइनस इसलिए लगा रहे क्योंकि इस बार आपकी जो एंगल रोटेट की है रिफ्लेक्टेड रे और मिरर, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम सेंस में। इसी को अगर मैं पूरे को टाइम से अगर डिवाइड करूं तो मैं कह सकता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे is 2 times angular velocity of mirror. रिफ्लेक्टेड रे की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो मिरर की एंगुलर वेलोसिटी की दुगनी होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इफ मिरर एंड इंसिडेंट रे बोथ आर रोटेटिंग, तो क्या? तो उस केस में आप कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। दोनों का बड़ा कंट्रीब्यूशन ले लेना, दोनों कंट्रीब्यूशन। और ऑफ कोर्स जैसे बड़ा वेक्टर्स को करते हैं ना वैसे करना, किसी एक साइड को प्लस, किसी एक साइड को माइनस। बड़े आराम से इस सारे के सारे फॉर्मूले से हमारे काम बन जाएंगे। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा काम तो नहीं बनने, इस पर कोई सवाल बेटा कहीं होता नहीं है, बट फिर भी हमें हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। कभी कोई पूछ ले तो एटलीस्ट हम लगाने लायक तो रहें। ठीक, चलिए बच्चों, अच्छा फॉर्मूला है बेटा, कभी काम आ जाए तो लगा लेना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहूँ, जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका मिरर है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे रोटेट कर रही है ऐसे 2 मिली रेडियन पर सेकंड से, और मिरर भी रोटेट कर रहा है ऐसे 3 मिली रेडियन पर सेकंड से। ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर है, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे है। तो मेरा सवाल बड़ा आपसे ये है कि रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो आप कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज, अब बेटा इसमें तो क्या है कि ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों को प्लस मान लो। ठीक, दोनों को प्लस बोल दो। 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर बेटा कितनी है? 3 मिली रेडियन पर सेकेंड माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, ये बेटा सेम डायरेक्शन में, इसको प्लस बोला तो इसको प्लस बोल दो। 2 टाइम्स मिली रेडियन पर सेकेंड। चार मिली रेडियन पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव है, मतलब बेटा रिफ्लेक्टेड रे भी जो है वो उसी डायरेक्शन के अंदर ही रोटेट कर रही है। ठीक है, ऐसा एक सवाल और पूछ लो। मान लो बेटा ये मिरर है, ये बेटा आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे रोटेट कर रही है ऐसे 2 मिली रेडियन पर सेकेंड, मिरर रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे है, ये बड़ा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर है, ये आपकी बड़ा रिफ्लेक्टेड रे है। मुझे बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। अब इस केस में ना मिरर यू रोटेट कर रहा है, इंसिडेंट रे यू रोटेट कर रही है, तो ऑफ कोर्स बड़ा डायरेक्शन में ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि जो क्लॉकवाइज होगा ना उसको तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। ऐसे कर लें, ठीक है, जैसे वेक्टर्स में करते हैं हम सिंपली। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर।
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर है ऐसे क्लॉकवाइज तो 3 माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, बेटा उसको 2 मत लिखना, -2 लिखना, तो दैट कम्स आउट विद 10 यूनिट, बेटा आप देख ही रहे हो, दैट इज मिली रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है, ये बेटा हमारा आंसर। चलिए बच्चों, इस बात पे, इस कॉन्सेप्ट पे एक थोड़ा सा टफ सा सवाल करते हैं। हालांकि उस टफ सवाल के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, उसमें ज़्यादा रोल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का, सर्कुलर मोशन का, इनका रोल थोड़ा सा ज़्यादा है। सवाल अच्छा है, कर सकते हो। सुनिएगा, ये बड़ा आपके पास कोई वॉल है, कोई दीवार है, ये बड़ा आपके पास कोई ना कोई मिरर है, ये बड़ा आपके पास कोई ना कोई मिरर है, ठीक है। ये आपके पास बड़ा कोई ना कोई नॉर्मल है इसका, इस पर कोई रे गिर रही है ऐसे, इस पर बड़ा कोई रे गिर रही है ऐसे, ये जो रे गिर रही है ये गिर रही है ऐसे, और किसी इंस्टेंट पर ये वाला एंगल जो है ये θ0 है, ठीक। ये रे बेटा ऐसे गिरती है, फिर ऐसे गिरने के बाद दीवार पे चली जाती है, जहां दीवार पे जाएगी वहां पर बड़ा दीवार पे ऑफ कोर्स एक ब्राइट सा स्पॉट बना देगी ऐसे एस, ठीक है, ऐसे ब्राइट स्पॉट बना देगी एस, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो मिरर है ये रोटेट कर रहा है बेटा, जो मिरर है ये रोटेट कर रहा है ऐसे, चलो उल्टा करते हैं, मिरर जो है वो रोटेट कर रहा है ऐसे, और मिरर की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मुझे दे रखी है ओमेगा, वो मुझे दे रखी है ओमेगा। अगर मिरर यूं रोटेट करेगा तो ऑफ कोर्स आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी यूं रोटेट करेगी, और अगर रिफ्लेक्टेड रे अगर यूं रोटेट करेगी तो जो स्पॉट है ना, जो ब्राइट स्पॉट है वो लगातार बड़ा नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे, है ना, ऐसा होगा ना, बिल्कुल। इस इंस्टेंट पर तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल थीटा आपका बड़ा कितना है, θ0 है, लेकिन लगातार टाइम के साथ बड़ा एंगल थीटा चेंज तो होगा। सवाल ये है, अच्छा ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये r है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है। सवाल है फाइंड velocity of bright spot S on the wall। बेटा दीवार पर जो ब्राइट स्पॉट है उसकी वेलोसिटी बताओ, उसकी स्पीड बताओ कितनी है, ठीक है बेटा। इतना तो तय है कि मिरर अगर यूं रोटेट करेगा तो ऑब्वियस बात है कि आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में यूं रोटेट करेगी, और रिफ्लेक्टेड रे अगर यूं रोटेट करेगी तो दीवार पर जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है वो पहला यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लगातार नीचे आता जाएगा। कर देंगे यार। सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सीखी है वो ये है कि अगर इंसिडेंट रे फिक्स है, अगर मिरर इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी 2 ओमेगा से रोटेट कर रही है। बेटा कितने से रोटेट कर रही है, 2 ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये 2 ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे यहां पर एक लाइन बनाऊं तो उस लाइन से अगर ये वाला एंगल थीटा है, मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं और वर्टिकल लाइन से अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस थीटा के चेंज होने की जो रेट है वो 2 ओमेगा है। मतलब डी थीटा अपॉन डी टी जो है इट इज नॉट ओमेगा बल्कि इट इज 2 ओमेगा। ये मैंने कोई वर्टिकल लाइन बना रखी है, इस वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा चेंज होने की जो रेट है वो आपकी 2 ओमेगा है। चलो अच्छी बात, कर लेंगे बेटा आप। तो एक थोड़ा मैथमेटिक्स का तरीका है, मैथमेटिक्स का तरीका सुनना। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है मैं इसको एक बार के लिए y बोल देता हूं। ये r है, ये y है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। बेटा ये वाला एंगल आपका वापस से थीटा है, जो इस इंस्टेंट पर थीटा नॉट है, वो बाद में देख लेंगे। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि tan थीटा
इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है r अपॉन टेन थीटा, दैट इज r कॉट थीटा। हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ेगी। थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ेगी तो कॉट थीटा की वैल्यू लगातार घटेगी। कॉट थीटा की वैल्यू लगातार घटेगी तो r भले ही फिक्स हो, y लगातार घटेगा, और y कोऑर्डिनेट लगातार घटेगा तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि ये वाला जो स्पॉट है ये लगातार नीचे आएगा। इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, इस ब्राइट स्पॉट के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड्स। मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, निकाल लेंगे। आखिर वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी होती है ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। यहां से बेटा y कोऑर्डिनेट, उस y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की जो रेट होगी वही तो आपकी वेलोसिटी होगी। तो डिफरेंशिएट कर दो बेटा, r तो वैसा का वैसा। कॉट थीटा का डिफरेंशियल हम लोगों को आता है, कॉट थीटा का डिफरेंशियल इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। आई रियली होप कि बेटा तुम्हें डिफरेंशिएशन ये वाला आता होगा यार, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन जो थीटा की रेस्पेक्ट में नहीं किया, टाइम के रेस्पेक्ट में किया। तो पहले कॉट थीटा को डिफरेंशिएट किया तो दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा को डिफरेंशिएट किया, थीटा का डिफरेंशिएशन इज डी थीटा अपॉन डी टी। मेरे पास आ गया दिस वेलोसिटी इज माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। थीटा के चेंज होने की रेट, बड़ा थीटा के चेंज होने की रेट इज ऑफ कोर्स 2 ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो कोई मुझसे अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं दैट इज 2 टाइम्स ओमेगा आर कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है। कोई सिर्फ अगर स्पीड पूछेगा तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दैट इज 2 ओमेगा आर कॉसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 ओमेगा आर कॉसेक स्क्वायर थीटा। हालांकि हमें इस इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी पूछी है तो हमें बोलना पड़ेगा कि स्पीड होगी 2 ओमेगा आर कॉसेक स्क्वायर। इस इंस्टेंट पर थीटा कितना है? थीटा नॉट। तो आप कह सकते हो कि इस इंस्टेंट पर स्पीड आपकी ये हमारा आंसर बेटा, अच्छा आंसर। हालांकि इस सारे के सारे सवाल को हम ये तो मैथमेटिक्स से किया, हम इसको सर्कुलर मोशन के फंडे से भी कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का कोई रोल नहीं है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का रोल तो सिर्फ एक लाइन का था, वो हम निकाल चुके हैं बेटा। कौन सी? कि मिरर रोटेट करेगा अगर ओमेगा से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी 2 ओमेगा से। इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का नहीं है। बाकी सर्कुलर कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल था। एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट और होगा, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। जब सवाल लिख ही दिया है तो सिखा देता हूँ। सुनना बच्चों, ये आपका बड़ा वो वाला स्पॉट जहां पर लाइट टकराई है, ठीक है। उसके बाद बड़ा आपकी रह गई है ऐसे, अच्छी बात है। जो दीवार थी इट इज समथिंग लाइक दिस, जो दीवार थी इट इज समथिंग लाइक दिस। ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास r है, ये जो एंगल है आपके पास ये थीटा है, ठीक है, अच्छी बात है। ये लाइन रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से नहीं बेटा, किससे? 2 ओमेगा से। ओमेगा से तो मिरर रोटेट कर रहा था, ये रिफ्लेक्टेड रे तो 2 ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। इसके रोटेट करने से इस स्पॉट के पास वेलोसिटी आएगा ऐसे, वो वेलोसिटी मुझे निकालना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, लेट्स से यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये r डैश है। r डैश हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल थीटा तो बड़ा ये वाला एंगल भी थीटा। मैं कह सकता हूं कि r डैश साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज r अपॉन r डैश। r डैश की वैल्यू आ गई है r कॉसेक थीटा। तो ये जो लेंथ है ये मेरे पास ऑफ कोर्स r कॉसेक थीटा। अब याद कीजिए कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट r डैश रेडियस हो और मैं उसको ओमेगा से घुमाता था तो इस तरफ कोई ना कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी आती थी, और वो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हुआ करती थी उसका फॉर्मूला था ओमेगा इंटू रेडियस।
लेकिन बेटा इसका ओमेगा तो ओमेगा है ही नहीं, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थोड़ी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो 2 ओमेगा है, मल्टीप्लाइड बाई आर, यहाँ से तक की डिस्टेंस आर बेटा कितना, आर डैश कितना है, आर कॉसेक थीटा, आर कॉसेक थीटा। अब बस छोटा सा काम और, अब हम जानते हैं कि ये एक तरह से नॉर्मल है, ये एक तरह से टेंजेंट है, नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में टोटल एंगल आपका 90 होता है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। अब बस लास्ट काम बचा है, और वो लास्ट काम मेरे पास ये है कि इस v का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये vt होगा, इस v का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये vt होगा। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि v ऐसे है, vt ऐसे है, इस स्पॉट के पास वेलोसिटी ऑफ कोर्स वॉल के अलोंग है नीचे की तरफ, ये वाला एंगल आपका थीटा है, इस v के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। तो ये जो v sin थीटा है इट शुड बी इक्वल टू दैट टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी, एंड दैट टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको हम बड़े आराम से पहले लिख चुके हैं, दैट इज 2 ओमेगा r cosec थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं कि v इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा r cosec थीटा अपॉन sin थीटा, बट वो sin थीटा ऊपर जाएगा तो एक cosec थीटा और आ जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारा बड़ा आंसर, ये हमारा आंसर। आई होप समझ होंगे। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों की, सर किसका कंपोनेंट किसकी तरफ लें। जो एक्चुअल वेलोसिटी है ना उसका कंपोनेंट लेना होता है, इस तरफ तो वैसे तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, ये तो एक तरह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर तो एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ ही तो है। एक्चुअली जो ब्राइट स्पॉट है उसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ, तो जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट लेना है टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ऐसे करके आप बड़े आराम से इस तरह से वेलोसिटी लिख सकते हैं। आई होप बेटा समझ गए होंगे, आसान सा ही था। आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, मतलब बताना तो क्या चाहूँगा, ऐसे ही मैं मतलब एक तरह से मोनोलॉग देना चाहूँगा कि जो पूरा का पूरा साल, जो आखिरी का साल है जेईई प्रिपरेशन का, उसे किस तरह से बिताना चाहिए, आइडियली किस तरह से बिताना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, जैसे ऑब्वियसली क्लासेस अटेंड करना, क्लास में जो चीज़ सीखी है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद जो भी डाउट्स आए उन डाउट्स को क्लियर करना और वापस उन सवालों को ठीक करना जो हमसे गलत हुए हों या पहली बार में ना हुए हों, और आखिर में हर 3 वीक के बाद एक टेस्ट देना। टेस्ट में एनालाइज करना कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ कहाँ बेटर कर सकता हूँ, मैं कहाँ कहाँ पहले से ठीक कर रहा हूँ, किस जगह मेरे को टाइम ज़्यादा देना चाहिए, किस चीज़ में मुझे समय ज़्यादा देना चाहिए, इसको एनालाइज करना। और आखिर में ऑफ कोर्स ये जो मैंने कहा है, ये जो मैंने 4 स्टेप बोले, इन 4 के चारों स्टेप को लगातार साल भर, सवा साल भर कंसिस्टेंटली उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि ना ये मान के चलें कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, मोस्टली बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम्स तक मेहनत नहीं कर पाते, एंड इट्स ए ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज। द रीज़न इज़ कि है ना, इससे कंपटीशन आसान हो जाता है उस बच्चे के लिए जो कंसिस्टेंटली लगातार लंबे समय के लिए मेहनत कर सकता हो, उस बच्चे के लिए चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाती है। वरना जरा इस बात को सोचो कि यार ना 10 लाख बच्चे रफली जेईई का एग्ज़ाम देते हैं, और मेरे ख्याल से ऊपर के सिर्फ और सिर्फ 10,000 सीटें ही काम की होती हैं, जिसमें से 5 या 6,000 सीटें तो आप IITs की मान लीजिए, टॉप वाली, है ना, और उसके बाद कुछ NITs की, ट्रिपल IITs की, बिट्स पिलानी का CS हो गया, वगैरह वगैरह। ऐसी कुछ मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास जो सीटें, मैं उन्हें थोड़ा सा अच्छा मानता हूँ। तो अगर देखें तो स्टेट्स तो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 1% ही सक्सेस रेट हुई, और इस सक्सेस रेट को देख के बच्चा काफ़ी कई बार डिमोरलाइज भी होता है कि यार मैं ऊपर के 1% में कैसे आऊँगा। बल्कि सच्चाई थोड़ी सी मतलब है ना, जो स्टैट्स बता रहे हैं उससे डिफरेंट है। द रीज़न इज़ कि है ना, बहुत सारे बच्चे जो है ना इस 10 लाख में से वो आपका कंपटीशन है ही नहीं, आपका कंपटीशन है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी है ना चैनल के
किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी अच्छे से अच्छे यूट्यूब चैनल के किसी भी चैप्टर के पहले वाले लेक्चर को देखो, तो उसमें अगर मान लीजिए कि x नंबर ऑफ व्यूज़ होंगे, तो उसी चैप्टर का जो सबसे लास्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें लगभग x/5 या x/6 टाइप्स ऑफ व्यूज़ होंगे। मतलब नियरली 80% 85% बच्चे तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने का मन तक नहीं बना पाते, क्योंकि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। वो सिर्फ पहले लेक्चर तक देखने आते हैं कि हाँ भाई टीचर ढंग से पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया। हर प्रोग्राम में हर जगह बच्चा जिस तरह से पहले दिन जिस तरह से जिस जील के साथ पढ़ने आता है, वो साल के आखिर में उसमें वो जील नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ 1-2% बच्चों में ही वो जील रहती है, और वो 1-2% ये लोग हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिन बच्चों में साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ने की इच्छा रहे, मन रहे, स्वार्थ रहे, लालच रहे, वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अच्छी सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ना 100% सक्सेस रेशो है किस बच्चे के लिए, जो बच्चा पूरे साल भर, सवा साल भर बढ़िया तरीके से मेहनत करे, लगा रहे, कंसिस्टेंटली लगा रहे, वो बच्चा तो श्योर शॉट है कि वो किसी न किसी एग्जाम में फोड़ देगा। जेई मेन भी एक बार नहीं 2 बार या 4 बार हो रहा है, तो ऐसे केस में ऑब्वियस बात है बेटा, कोई ना कोई पेपर तो उसके औकात के साथ जाएगा। हमेशा किस्मत थोड़ी खराब होगी। अगर बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो किसी न किसी में तो नंबर ले आएगा। जेई मेन में मान लो कि हल्की फुल्की ऊंच नीच रह गई, और मगर मान लो कि 20,000 रैंक है, हो सकता है कि एडवांस में उसकी 5,000 रैंक आ जाए, है कि नहीं। हो सकता है कि एडवांस के अंदर 5,000 रैंक आ पाए और बिट सेट के अंदर अच्छी रैंक आ जाए, सो हु नोज। बट इतना तय है कि जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला होगा, मेहनती होगा, कंसिस्टेंट होगा और लगातार एफर्ट साल भर डालेगा, उसका कोई ना कोई एग्जाम तो उसकी औकात के हिसाब से हो जाएगा। बिना ऐसे उसकी औकात के हिसाब से हो जाएगा, आई मीन दैट कि उसके एफर्ट्स के हिसाब से हो जाएगा, और वो अच्छा स्कोर कर लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात का मैं बार बार कहूँगा इस बात को कि आप क्लासेस ढंग से अटेंड करें, कभी कोई क्लास मिस ना करें, कोशिश करें कि आप नोट्स खुद बनाएं। फिर भी है ना, हर बच्चे की ना स्पीड अलग अलग होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत स्लो, वो कह देगा कि सर मेरे से तो है ना सारे के सारे नोट्स खुद नहीं बनते। कोई बात नहीं बेटा, आप फिर है ना जो क्या कहते हैं PDF फाइल उससे काम चलाओ। PDF देते ही इसलिए क्योंकि है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलेंगे सर हमारे बस की बात नहीं है। द सेकेंड वन इज़ होमवर्क। होमवर्क जितना हो सके उतना करो। एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 जो इसेंशियल शीट की है वो मस्ट ही है, ठीक है। अगर जेई का एग्जाम देने जा रहे हो तो एक्सरसाइज 1 तो बेटा मस्ट ही, वो तो करनी ही करनी है। फिर भी कोई बच्चा बोलता है कि सर एक्सरसाइज 1 भी नहीं हो रही है, तो मैं उससे कहूँगा बेटा कम से कम एक्सरसाइज 1 का जो SCQ वाला पार्ट है वो ज़रूर करें, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर एक्सरसाइज 1 का SCQ भी नहीं हो रहा तो आप क्या करूँ, फिर थोड़ा मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अदरवाइज इसेंशियल शीट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और जो बच्चा ऑफ कोर्स ऊपर के 400-500 रैंक के आसपास लाने वाला बच्चा होगा, वो तो हो सकता है कि ना इसेंशियल शीट के साथ एक्स्ट्रा एच भी एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स तो करे ही करे। जो भी आपने सवाल किए उनको डाउट्स में निपटाओ। सबसे बेस्ट जो डाउट होता है बताने का जो तरीका होता है वो तो टेक्स्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि मोस्टली बच्चा तो टेक्स्ट सॉल्यूशन देख के समझ आता है, और टेक्स्ट सॉल्यूशन में टाइम सबसे कम लगता है। फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो सॉल्यूशंस पे जाएं, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप अगेन आप अपने ग्रुप वगैरह में पूछ लेते हैं, या फिर आप अपने जूम क्लासेस वगैरह में पूछ सकते हैं। टेस्ट जो अच्छा बच्चा होगा ना, जो आखिर में एक्चुअल जेई फोड़ने वाला होगा, वो तो साल भर में कभी भी टेस्ट मिस नहीं करेगा। लेट मी रिपीट दिस स्टेटमेंट वंस अगेन। जो बच्चा एक्चुअल में सवा साल बाद, साल भर बाद जब जेई का एग्ज़ाम होगा, बिट सेट का एग्ज़ाम होगा, एडवांस का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को जो फोड़ने वाला बच्चा होगा वो कभी भी अपने कंपटीशन का एक भी टेस्ट मिस नहीं करेगा। अगर आप टेस्ट मिस कर रहे हो किसी भी कारण से, कि सर मेरा बैकलॉग है, सर दुख रहा है, शादी में जाना है, मम्मी पापा पढ़ने नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी आपका कारण हो, किसी भी कारण से अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे तो याद रखना कि आपने एक कदम पीछे कर लिया है। 2 टेस्ट नहीं दोगे तो 2 कदम पीछे कर लोगे, और धीरे धीरे बिल्कुल पीछे होते जाओगे। जो बच्चा अच्छी रैंक लाने वाला है वो तो एक भी टेस्ट मिस नहीं करेगा। एंड अगेन जितनी मैंने बकलोली की है, यू हैव टू मेंटेन इट फॉर ए लॉन्गर टाइम। ऐसा नहीं कि सर ने किसी दिन है ना खूब सारा मोटिवेट कर दिया तो उसके अगले 5 दिन तक तो खूब पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद अचानक से औकात में आ गए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। लगातार लॉन्गर आर्ट्स के साथ बढ़िया तरीके से लगातार लॉन्गर टाइम तक पढ़ना है। लगभग एटलीस्ट साल भर के आसपास तो पढ़ना ही है। साल भर के आसपास पढ़ लोगे, एग्जाम नज़दीक आएंगे, बड़े आराम से आप उसको फोड़ भी लोगे, ठीक है। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, मैकेनिक्स के हिसाब से अगर देखें तो वैसी नहीं, थोड़ी डिफरेंट है। किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम पर, चाहे वो मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे फ्लैट सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट का मतलब है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। जो इंसिडेंट रेज है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को बड़ा हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज, लिखना चाहो बड़ा लिख सकते हो इस बात को, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट। यू डोंट हैव टू वरी मच, है ना, इतने से काम चल जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में मैंने प्लेन मिरर ले रखा है, ये प्लेन मिरर की पॉलिश्ड साइड है और इधर वाली जो साइड है ये बेटा आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। मान लीजिए कि इस रिफ्लेक्टिंग साइड के अंदर एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, एक्चुअल में ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है। इस ऑब्जेक्ट में से लेट्स से बड़ा एक रे ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई। रेज बहुत सारी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही रे दिखाई। इस ऑब्जेक्ट में से एक रे यूं आई, एक रे यूं आई। इस मिरर पर ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। और ये इंसिडेंट रेज जो है ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं, इसलिए मैं इस तरह की जो ऑब्जेक्ट है इसको रियल ऑब्जेक्ट कहूंगा। क्या नाम दूंगा बेटा? रियल ऑब्जेक्ट। इस तरह की जो रेज हैं इनको हम एक नाम भी देते हैं, डाइवर्जिंग रेज। खैर मैंने कोई बहुत ही तगड़ा नाम तो नहीं लिया, पता ही है तुम्हें कि डाइवर्जिंग होगी और क्या होगी। सर और भी किसी तरह की ऑब्जेक्ट हो सकती है क्या? हाँ बेटा हो सकती है, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। मान लीजिए कोई कन्वर्जिंग रे आई ऐसे, मान लीजिए बेटा कोई कन्वर्जिंग रे आई ऐसे, आराम से देखना बेटा। इज दिस ए कन्वर्जिंग रे? यस। इज दिस ए कन्वर्जिंग रे? बेटा कन्वर्जिंग रेज आई इस तरह से। इज दिस इंसिडेंट रे ऑन मिरर? यस। इज दिस इंसिडेंट रे ऑन मिरर? यस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। लेकिन सर ये दोनों तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने से पहले तो मिरर पे टकरा गई हैं। कोई बात नहीं, एक बार उनको आगे एक्सटेंड करो। सर आगे रे जा नहीं रही है। अरे मैं भी जानता हूँ नहीं जा रही, तुम एक्सटेंड तो करो एक बार। तो आप बोलोगे सर इस रे को अगर मैं आगे की तरफ अगर एक्सटेंड करता हूँ तो ये रे मुझे यूँ जाती हुई दिखती है। इसी तरह से ये वाली रे को अगर मैं यूँ एक्सटेंड करता हूँ तो ये वाली रे मुझे यूँ जाती हुई दिखाई देती है। इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट इज बाय डेफिनेशन नोन एज ऑब्जेक्ट। सर ये भी ऑब्जेक्ट है? हाँ हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन इस तरह से है कि इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। एंड वी नो दैट कि एक्चुअल में रेज आगे जाके मीट नहीं की है, हमने जबरदस्ती एक्सटेंड किया है इन रेज को, फिर जाके मीट किए, इसलिए इस तरह की ऑब्जेक्ट को बेटा हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बेटा एक शब्द और भी होता है, दैट इज imaginary object, that is imaginary object. I really hope बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट इज इमेज। इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम हमेशा ही ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड या फिर आगे जाकर जब चैप्टर में रिफ्रैक्टेड रेज पढ़ेंगे तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम हमेशा इमेज कहेंगे। रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? इमेज। फिलहाल तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टेड ही है, लेकिन आगे जाके रिफ्रैक्टेड पढ़ेंगे तब भी इमेज की डेफिनेशन अपन यही रखेंगे। तो बेटा एक लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो, बड़ा लिखना। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड / refracted rays is known as image। बड़ा रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेस के इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं इमेज बोलूंगा। जैसे अभी हमने देखा कि मिरर के सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट आपकी रियल ऑब्जेक्ट थी।
इसमें से इंसिडेंट रेज ऐसे निकले, इसमें से इंसिडेंट रेज यूं निकले। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, आपको बड़ा हल्का फुल्का आइडिया है कि ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल, रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो ऐसे निकल गई, ऐसे यूं निकल गई ऐसे। और हम लॉ जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। सर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी नोन एज इमेज, यस। लेकिन सर ये दोनों तो डाइवर्ज हो रही है, मीट कैसे करेंगी? अरे एक्सटेंड करो इनको। जैसे मैं इनको एक्सटेंड करूंगा, बेटा पीछे की तरफ एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना, इसे भी बड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना, जैसे। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड दिस इज नोन एज इमेज। ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर एक्चुअल मीट नहीं किए, इधर जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसको लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये यहां से आ रही है, ऐसा उसे प्रतीत होगा। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज। एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, इसलिए बेटा मैं इस इमेज को वर्चुअल इमेज कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा? वर्चुअल इमेज। आगे चले, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल के अंदर बताया कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मिरर और इसमें कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है, रे आई यू, रे आई बेटा यू, ऐसे। इस रे को मैं ऐसे सामने की तरफ यूं ले जाऊं, ले जाऊं, ले जाऊं, ले जाऊं, इस रे को मैं यूं ले जाऊं, ले जाऊं, ले जाऊं, ले जाऊं। ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना। Is this incident ray? Yes. Is this incident ray? Yes. Intersection point of incident rays is known as object. But we know that कि यहाँ पर इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट नहीं किया, हमने जबरदस्ती एक्सटेंड करके मीट कराया। तो इस तरह की ऑब्जेक्ट को बेटा हम क्या नाम देते आए थे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर इमेज की बात कर रहे थे ना अपन तो? हाँ बेटा इमेज की बात कर रहे हो। तो यहां मैंने बना दिया नॉर्मल, सॉरी यहां मैंने बना दिया नॉर्मल, यहां मैंने बना दिया नॉर्मल। आगे की कहानी मेरे बच्चों को पता ही है, मेरे बच्चों को पता है कि नॉर्मल से रे ऊपर से आई है तो टक्कर के बाद नीचे से जाएगी, नीचे से जाएगी। रे नीचे से आई है तो टक्कर के बाद ऐसे ऊपर से जाएगी, बस। इज दिस रिफ्लेक्टेड रे? यस। इज दिस रिफ्लेक्टेड रे? यस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज। Is this image real or virtual? Reflected rays actual में मीट कर रही है, obvious बात है कि the image is going to be real. I really hope बेटा सारे के सारी बात आप इसके अंदर समझ गए होंगे। हालांकि मेरे पास प्लेन मिरर के केस में यहाँ पर दो शानदार पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है कि हमेशा ही रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज होगी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होगी, और ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगी वो मिरर के अपोजिट साइड में होंगे। ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर, ऑब्जेक्ट उधर तो इमेज इधर। तो लिखना चाहूं थोड़ा, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट बेटा, ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं? कोई यूनिवर्सल लॉज नहीं है, ये किसके लिए लॉज बोल रहा हूं मैं? प्लेन मिरर के लिए। रियल ऑब्जेक्ट विल हैव वर्चुअल इमेज, और इसका उल्टा वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल हैव रियल इमेज। बड़ा अगली बात, ऑब्जेक्ट और इमेज बड़ा दोनों प्लेन मिरर के सेम साइड में नहीं हो सकते, एक इधर तो एक इधर। ये बड़ा सब किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बेटा ऑब्जेक्ट को ओ से लिख रहा हूं, इमेज को आई से लिख रहा हूं, विल बी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ मिरर। मिरर के एक तरफ नहीं होंगे बेटा, मिरर के अपोजिट साइड, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर प्लेन मिरर के सामने अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उस इमेज को कौन कौन देख पाएगा, क्या उसके पीछे की ज्योमेट्री है, सारी बातें डिस्कस करते हैं।
बड़ा आपके पास प्लेन मिरर, ये पॉलिश्ड साइड, ये बड़ा आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड। इसके सामने लेट से यहां कहीं बड़ा आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। बड़ा मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे ओ लिख देता हूं। इसकी इमेज कहां बनेगी ये पता करने के लिए इस ऑब्जेक्ट से मैंने रेज भेजी। एक रे मैंने ऐसे बिल्कुल सीधी भेज दी, एकदम सीधी नॉर्मली। जो रे नॉर्मली गई है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो ये रे तो जैसे गई है वैसे ही पलटकर वापस आ गई। ठीक है, एक रे बेटा और भेज देता हूं। मैंने एक रे ऐसे और भेज दी। ये जो दूसरी रे भेजी है ये मैंने एक और भेज दी ऐसे। ये आपका नॉर्मल। लेट्स से दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसकी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? आप बोलोगे सर नीचे से रे आई है तो नॉर्मल के ऊपर से रे निकल जाएगी ऐसे, ऐसे निकल। एंड वी नो कि इफ दिस एंगल इज आई, बट दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी आई। This is incident ray. This is incident ray. Intersection point of incident rays is known as object. Let's talk about reflected rays. This is the reflected ray. This is the reflected ray. Intersection point of these reflected rays will be your image. But we know it very well कि ये दोनों rays तो diverge कर रही हैं। तो क्या करूँ? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर दोनों का extend कर दो पीछे की तरफ। तो मैंने दोनों ही rays को, इस reflected ray को भी और इस reflected ray को भी मैंने पीछे की तरफ ऐसे extend कर दिया। Intersection point of these two reflected rays is known as your image. बड़ा ये मिरर का जो सामने वाला पॉइंट है मैं इसको एक बार के लिए m बोल दूं, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है मैं इसको एक बार के लिए n बोल देता हूं। अब लुक एट द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ठीक है। तो बड़ा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी पैरेलल है। अगर ये वाला एंगल आई तो ये 90 माइनस आई, बड़ा दिस एंगल कम्स आउट टू बी आई, isn't it? ये सेम लाइन है, ये तो बड़ा सेम लाइन है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। तो अगर ये वाला एंगल आई तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी आई। ये वाला एंगल 90 तो ये वाला एंगल 90, ये वाला 90 माइनस आई तो ये वाला 90 माइनस आई। आराम से जरा इस चीज को देखो कि जो ओ एम एन ट्राइंगल है और जो आई एम एन ट्राइंगल है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल 90 माइनस आई, ये वाला एंगल 90 माइनस आई, और ये वाली साइड कॉमन, ये वाली साइड कॉमन। और अगर ये वाली साइड कॉमन है तो मैं बड़े आराम से इस बात को प्रूव कर सकता हूं कि हमारा ट्राइंगल OMN एंड ट्राइंगल IMN जो है ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। बेटा कॉन्ग्रुएंट समझते हो ना, आइडेंटिकल है। और अगर आइडेंटिकल है इस बात का सीधा सीधा अर्थ आपके पास ये है कि OM इज इक्वल्स टू IN। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी दूरी है इमेज की भी मिरर से उतनी ही दूरी है। इमेज की मिरर से भी उतनी ही दूरी। मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट और इमेज जो है बड़ा वो मिरर से इक्विडिस्टेंट है। बस इतना सा फर्क है कि ऑब्जेक्ट अगर आगे है तो इमेज पीछे है। हम इसका उल्टा भी देख चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट पीछे है तो इमेज आपकी आगे। एक तुमने चीज और नोटिस की होगी कि ऑब्जेक्ट को और इमेज को जोड़ने वाले जो लाइन है वो मिरर के परपेंडिकुलर है। मतलब OI जो है ना इट इज परपेंडिकुलर टू मिरर। जो हमारा मिरर है उसके परपेंडिकुलर होगी। हालांकि इन दोनों लाइन को मैं एक साथ लिख सकता हूं। मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है मिरर उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसमें दोनों बातें आ गई कि मिरर जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा और मिरर जो होगा वो ऑफ कोर्स इस OI के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मिरर इज perpendicular bisector to the line segment consider OI। बड़ा O means object, I means image।
ठीक है प्यारे वाले बच्चों, बहुत ही आसान सा ही पॉइंट था, कोई बहुत ऐसे हाई फाई बड़ा बात तो इसमें हमारे पास थी नहीं यार ना। ठीक है, इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, हम इसे बड़े आराम से मिरर के अंदर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, बड़ा मान लो कंघी वगैरह कर रहे हो, अपनी शक्ल वगैरह देख रहे हो, तो अगर मान लीजिए कि आप मिरर से 50 सेंटीमीटर अगर आगे हो तो आपको अपनी इमेज मिरर के अंदर पीछे की तरफ 50 सेंटीमीटर दूर नजर आएगी। जितना आप आगे होंगे इमेज उतनी ही पीछे होगी। जो इमेज होगी बड़ा वो आपकी वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज को आप बड़े आराम से देख पा रहे हो, जस्ट बिकॉज कि उसमें से निकली हुई जो रेज है वो आपकी आंखों तक पहुंच पा रही है। कौन सी रे बड़ा आंखों तक पहुंच पाएगी, कौन सी नहीं पहुंच पाएगी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में ज्योमेट्री से डिस्कस करते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। हेडिंग लिखिए बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू को कई बार बेटा अपन FOV भी लिख देते हैं। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं, फिर अपन बारी बारी इसको बड़े आराम से देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। फील्ड ऑफ व्यू इज द रीजन consisting all the reflected rays। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये जिस रीजन में होंगी, दैट रीजन इज नोन एज योर फील्ड ऑफ व्यू। और ऐसा भी कह सकता हूं कि वो रीजन, जिस रीजन के अंदर अगर ऑब्जर्वर बैठा है तो उसे इमेज नजर आ जाएगी, दैट एंटायर रीजन इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। बाकी डायग्राम बनाएंगे तो और बेटर समझ में आएगा, बट एक बार लिखिए तो सही। इट इज द रीजन इन विच इफ ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट he can see the image। ये वो रीजन है जिस रीजन में अगर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है तो वो बड़े आराम से इमेज देख सकता है। कैसे, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए बेटा आपके सामने, इसके पास सामने कोई ना कोई इस तरह की ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है। इस ऑब्जेक्ट में से बड़ा खूब सारे रेज आएंगी। ठीक है, मैं कुछ एक बनाता हूँ। बड़ा एक रे सीधी गई, जिस रे जो रे बड़ा सीधी गई उसके साथ क्या होगा, उसका आपको हल्का फुल्का पहले से ही आइडिया है। जैसे गई बड़ा वैसे पलट के वापस, एक रे बेटा यूं गई, एक रे बेटा यूं गई, बहुत सारी हैं तो इतनी बनाई है। एक रे मेरे बच्चे यूं गई और एक रे ऐसे। ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होंगी, जो ये रे सीधी गई है ये तो बेटा ऐसे सीधी ही वापस आ जाएगी। ये जो रे है ये बेटा आपके पास यूं जाएगी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो ये यूं जाएगी। ये रे बेटा आपके पास यूं आएगी और ये रे आपके पास यूं आएगी। इन सारे के सारे जो रेज हैं इनको गौर से देखो, ये रिफ्लेक्टेड सारे डाइवर्ज हो रही है। इन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपका इमेज था, ये तो सर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो एक्सटेंड करो ना इनको। बड़ा इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को बड़ा मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। ये सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज पीछे की तरफ जिस पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देंगी, दैट इज नोन एज इमेज, ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन। आराम से गौर कीजिएगा, अगर यहां कहीं कोई ऑब्जर्वर है O1, तो क्या उसके पास रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर, रिफ्लेक्टेड रेज यूं आ रही हैं और O1 के पास पहुंच रही हैं। O1 के पास अगर रिफ्लेक्टेड रेज पहुंच पा रही हैं, इट मींस दैट उसे पीछे की तरफ यहां पर इमेज बड़े आराम से दिखाई दे जाएगी। क्या ये ऑब्जर्वर, सॉरी बेटा, जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जर्वर हो तो क्या उसे इमेज नजर आएगी? आप बोलोगे हाँ सर, इस O से रेज जाएंगी और पलट कर उसके पास वापस जाएंगी। ये रेज उसे कहां से आते हुए दिखाई देंगी? आई से आते हुए दिखाई देंगी। अगर मैं यहां कहीं कोई एक ऑब्जर्वर O3 रख दूंगा तो ऑब्वियस बात है कि रिफ्लेक्टेड रे उसके पास पहुंच पा रही है। कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? पीछे इमेज से आती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अगर मैं कोई ऑब्जर्वर O4
दिखा दूं, क्या इसके पास रिफ्लेक्टेड रे पहुंच रही है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, इसके पास भी रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेगी, यहां जाएगी, ये रे पलट के इसके पास आ जाएगी। तो क्या ये इमेज देख पाएगा? ऑब्वियसली देख पाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे इसको यहां से आती हुई बड़े आराम से नजर आएगी। मैं यहां कहीं कोई O5 ले लूं, क्या ये O5 जो है ये इमेज को देख पाएगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी आएंगी आएंगी, यहां जाके टकराएंगी, यहां टकराने के बाद रे यूं जाके ऐसे चली जाएगी। और अगर इस रे को मैं पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करूंगा तो इस O5 को लगेगा कि हाँ भाई पीछे यहां से रेज आती हुई दिखाई उसको देगी। इट मीन्स दैट O हिमसेल्फ O1 O2 तो बनाया नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं है ना, बनाया थोड़ा कहीं ना कहीं बना देता हूँ यहाँ। क्या ये O2 इमेज देख पाएगा? आप बोलोगे हाँ सर O2 भी इमेज देख पाएगा। इस O से रेज जाएंगी यूं और यहां टक्कर करने के बाद ऐसे आएंगे। O2 बड़ा यहां पे, इसे बड़े आराम से यहां पीछे से रेज आती हुई नजर आएंगी। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि O हिमसेल्फ O1 O2 O3 O4 O5 ये सारे के सारे इमेज देख सकते हैं। ये सारे के सारे इमेज इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे कहां हैं? ये उस रीजन के अंदर हैं जिस रीजन के अंदर रिफ्लेक्टेड रेज है। और ये जो सारा का सारा रीजन है बेटा, ये जो सारा का सारा रीजन है जिस रीजन के अंदर रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट हैं, दिस एंटायर रीजन इज नोन एज योर फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज नोन एज योर फील्ड ऑफ व्यू। मैं लिखना चाहूं थोड़ा साइड में लिख देता हूं इस बात को। O हिमसेल्फ O1 O2 O3 O4 O5 all these observers can see image I in the mirror। ये बड़ा बड़े आराम से इमेज I को मिरर के अंदर देख सकते हैं। अब मैं आपको कहूं कि यहां कहीं एक ऑब्जर्वर है O6, क्या वो इमेज को देख पाएगा? ना। यहां कहीं कोई ऑब्जर्वर है O7, ये देख पाएगा? ना। यहां कहीं मिरर के पीछे एक ऑब्जर्वर है O8, ये देख पाएगा? नहीं। अरे यहां कहीं एक ऑब्जर्वर है O9, ये देख पाएगा? नहीं। सर इसके पास तो रेज है रिफ्लेक्टेड। अरे बेटा यहां थोड़ी रिफ्लेक्टेड रेज, मैंने एक्सटेंड किया है, रिफ्लेक्टेड रेज तो सामने है। ये O6 O7 O8 O9 O10 ये सारे के सारे फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हैं, इनके पास रिफ्लेक्टेड रे पहुंच ही नहीं रही है, ये इमेज को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। लिखना चाहो तो इस बात को तुम लिख सकते हो कि O6 O7 O8 O9 O10 are out of field of view and cannot see image in mirror। मिरर के अंदर बेटा ये इमेज नहीं देख पाएंगे, इनके पास तो रिफ्लेक्टेड रे पहुंचे ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं।